जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि गोयला क्लासेस की तरफ से आपको मेंस डे मिलता है। मेंस डे का मतलब है कि आपको एक एक टॉपिक दिया जाता है जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारी टीम को लगता है इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। उसी में हम आपको प्रश्न देते हैं और आपको पूरा डेटा देते हैं कि आपने कैसे उससे संबंधित मेंस लिखना है, राइट। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं क्या है। पहले प्रश्न देख लेते हैं कि अंतरिक्ष का मलबा आज दुनिया के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अंतरिक्ष मलबे के कारण होने वाली समस्या पर चर्चा करें और उसका समाधान भी बताएं, ठीक है। और एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। स्पेस डेब्रिस हैज बिकम अ मेजर इशू फॉर द वर्ल्ड टुडे। डिस्कस द प्रॉब्लम कॉज्ड ड्यू टू स्पेस डेब्रिस एंड आल्सो गिव सॉल्यूशन टू इट। तो यहां पर आपको सॉल्यूशन भी देना है और स्पेस डेब्रिस क्या है ये भी हमने देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये गोयला क्लासेस में जो आप YouTube चैनल पे जब जाएंगे गोयला क्लासेस, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हम डालते हैं। तो इसमें जो 20 जुलाई में आपको मिलेगा ये वाला वीडियो, ये बनाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि जो पश्चिम छोर है ऑस्ट्रेलिया का, यानी कि जो वेस्टर्न साइड है, वहां पर एक इस तरह का मलबा दिखता है हमें ऑस्ट्रेलिया में। और फिर इसमें जो इसरो है, उसने, इसरो आप समझते ही हैं, भारत का एक स्पेस एजेंसी है जो इसमें रिसर्च करता है और बताता है कि कोई सैटेलाइट गई है, उसका हो सकता है वो फेल हो गई हो और उसका मलबा नीचे आके गिर गया है। तो इस तरह से ये मलबा नीचे गिरता है, ठीक है। और इसी मलबे को हम कहते हैं डेब्रिस, ठीक है, यानी कि हिंदी में मलबा, इंग्लिश में डेब्रिस। और यहां पर अगर मैं एक शब्द जोड़ दूं, स्पेस डेब्रिस, यानी कि स्पेस मतलब अंतरिक्ष। यहां पर स्पेस का मतलब खाली नहीं है, यहां पर स्पेस का मतलब है अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष में जैसे कोई रॉकेट जाता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि रॉकेट जाएगा तो 100% सक्सेस होगा। जैसे आप हमारे मंगलयान को देख सकते हैं, पहला वाला कहाँ सक्सेस हुआ वो, ठीक है। तो ये भारत के साथ ही नहीं होता, अन्य देशों के साथ भी होता है कि वो रॉकेट भेजते हैं अंतरिक्ष में, उपग्रह भेजते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं, परंतु बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो, अगर वो गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में है तो नीचे गिरेगा, पृथ्वी की तरफ गिरेगा। अगर वो गुरुत्वाकर्षण के संपर्क से बाहर चला गया तो ऊपर तैरता रहेगा। ऊपर तैरता रहेगा मतलब अंतरिक्ष में तैरता रहेगा। तो इससे कुछ चुनौतियां होती हैं, इससे कुछ समस्याएं हैं। तो वो समस्याएं हम देखेंगे एक एक करके, और उसके बाद उसका क्या निवारण है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे, सबसे पहले जो प्रसंग है, इसका कॉन्टेक्स्ट है, देखते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसरो ने कहीं ना कहीं ये एक जो मलबा है, डेब्रिस है, उसको देखा था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पे, ये आप देख रहे होंगे। और वैसे ही हम देखते हैं, अगर मई 2021 की बात करें, ये तो अभी 2023 की बात है, ठीक है, ये तो 2023 की बात है। वैसे ही 2021 में भी देखेंगे 25 टन का एक चाइना का रॉकेट था, वो फेल हो गया था और वो इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर में गिरा। 25 टन का, अब इमेजिन करिए 25 टन जब वो हिंद महासागर में गिरा होगा, तो उसमें आपको पता ही है कि समुद्र में भी जो जंतु हैं, जीव जंतु हैं, वो रहते हैं, तो क्या उनको नुकसान नहीं होगा? होगा, ठीक है। तो वही हम देखने वाले हैं आगे। अब हम देखते हैं, जैसे कि ये आप देखिए, ये है आपका चाइना का एक रॉकेट है जिसका नाम है मार्क 5B, ठीक है, मार्क 5B। ये जब इसको लॉन्च किया गया था नवंबर 2022 को, याद रखिएगा ये नाम भी। तो ये क्या हो गया था, अनकंट्रोल्ड हो गया था, ठीक है। और ये हमारा जो दक्षिण, जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, वहां पर ये गिर गया, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं हमारा जो महासागर है, वहां पर जो जीव जंतु रहते हैं उनको नुकसान होगा इससे, राइट। अब यहां पर हम देखेंगे कि इस तरह से जो कुछ फैक्ट्स हमने अभी देखे, इससे हमें ये पता चल रहा है कि रॉकेट अगर गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में है तो नीचे गिरते हैं, अगर नहीं है, ऊपर निकल गए हैं, फिर वो ऊपर तैरते रहते हैं। अब देखिए, ये पिक्चर से आपको समझ में आएगा, ये है स्पेस डेब्रिस, ठीक है। इस तरह से आप देख रहे हैं, कुछ सैटेलाइट हैं, कुछ तकनीकी खराबी के कारण क्या होता है, वो आपके अंतरिक्ष में घूमती रहती है। तो यहाँ पर है कि यहाँ पर परिभाषित किया है, पहले देख लेते हैं ये स्पेस डेब्रिस क्या है, ये अंतरिक्ष मलबे क्या होते हैं। सबसे पहले देखेंगे, ये मानव निर्मित होते हैं। सबसे पहले तो ये मानव निर्मित होते हैं, जो कहीं ना कहीं अब ये उपयोगी नहीं रहे हैं, क्योंकि जो इनको भेजा गया था जिस उद्देश्य से, वहां पर ये किसी तकनीकी कारण की वजह से ये असफल हो जाते हैं और ये कहीं ना कहीं अब उपयोग में नहीं है। तो अब क्या करते हैं, ये घूमते रहते हैं अगर ये गुरुत्वाकर्षण के संपर्क से बाहर आ गया। तो यहां से हमें क्या पता चला, ये मानव निर्मित है और ये अब मानव के किसी उपयोग के नहीं है। अब हम देखते हैं कुछ खतरा, जो इससे खतरे क्या है, ठीक है।
तो आइए देखते हैं सबसे पहले तो हम देखेंगे समुद्री जीवन के लिए खतरा होता है, ठीक है, थ्रेट टू मेरीन लाइफ। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आप जानते ही हैं, अगर हम पूरा पृथ्वी को ले तो 70% जो भाग है पृथ्वी का वो एक समुद्री भाग है, ठीक है, यानी कि 70% जो एक पार्ट है पूरे अर्थ का, दैट बिलोंग्स टू अ मरीन सिस्टम, ठीक है, ओशियनिक है। तो देखिए यहां पर क्या होता है, ज्यादातर अगर वो कोई रॉकेट ऊपर जा रहा है और वो मैंने बताया कि वो गुरुत्वाकर्षण के अभी संपर्क में ही है और वहीं पर उसमें तकनीकी खराबी आ जाती है तो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। और नीचे ज्यादातर 70% क्या है आपका समुद्र है, तो वहां पर जो भी जब ये नीचे गिरता है तो वहां के रहने वाले जीव जंतु को नुकसान पहुंचाता है। अब नुकसान पहुंचाने के दो तरीके हैं, या तो सीधे गिरा किसी पे लग गया है तो उसको नुकसान पहुंचाए, दूसरा क्योंकि इसमें काफी एक केमिकल्स होते हैं, ठीक है। अब वो केमिकल्स क्या हैं, समुद्र के पानी में रिएक्ट करते हैं, क्योंकि समुद्र का पानी खारा पानी होता है, खारा पानी मतलब नमक, और नमक बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है तो उससे रिएक्शन होता है, तो वहां के जो जीव जंतु हैं उनको नुकसान हो जाता है, राइट। ये बात आपने ध्यान देनी है। ऑपरेशनल सैटेलाइट, अब आप देखिए पिक्चर को देखिए, पहले पिक्चर में आपको दिख रहा है कि कुछ हमारी सैटेलाइट्स जो हैं ऑपरेशनल हैं। ऑपरेशनल कैसे हैं, उदाहरण जैसे आजकल आप जीपीएस चला रहे हैं, है ना, कहीं भी चले जा रहे हैं लोकेशन देके, राइट। तो ये हो कैसे रहा है, ये उपग्रह यानी कि सैटेलाइट की वजह से तो हो रहा है, यानी कि कोई सैटेलाइट ऑपरेशनल है, सही से काम कर रही है। अब वो सही से जब सैटेलाइट काम कर रही है और कोई सैटेलाइट भेजी गई है जिसने गुरुत्वाकर्षण की सीमा छोड़ दी है, मतलब ऊपर चली गई है, वहां वो फेल हो गई तो वहां घूमती रहती है, तो हो सकता है कि वो टकरा सकती है, जो हमारी ऑपरेशनल सैटेलाइट है उससे टकरा सकती है, तो उससे भी क्या कर देगी, वो अनऑपरेशनल कर देगी, उपयोगी उपग्रह को अनउपयोगी कर देगी, वो उपयोग पे नहीं रहेगा। तो ये भी खतरा है मान लिया, ठीक है। अब देखिए इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जो ये डेब्रिस है, डेब्रिस मतलब जो मलबा है, आज के समय में हमें दिखता है काफी हो गया है, उसकी मात्रा काफी बढ़ गई है, तो उसको एक तकनीकी नाम दिया जाता है, उसे कहा जाता है केस्लर सिंड्रोम। जैसे सिंड्रोम होता है ना, जैसे कि जब हमारे शरीर में कोई सिंड्रोम्स आते हैं, जब कोई बीमारी हमें लगती है, उसके अपने अपने एक विशेषता होती है, वैसे ही ये स्पेस के लिए, अंतरिक्ष के लिए एक बीमारी है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं केस्लर सिंड्रोम। तो केस्लर सिंड्रोम क्या है, जब हमारे स्पेस में काफी मलबा हो जाता है उपग्रहों का, इंग्लिश में डेब्रिस, स्पेस डेब्रिस। अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या खतरा है, रिडक्शन ऑफ ऑर्बिटल स्लॉट्स, यानी कि ऑर्बिटल स्लॉट्स, ये आपको दिख रहे होंगे इस तरह से, आपको पता ही है, जैसे बीच में पृथ्वी है तो उसके चारों तरफ एक चक्कर काटा जाता है अपनी ही कक्ष में उपग्रहों द्वारा, उसे हम ऑर्बिट्स कहते हैं। अब देखिए होता क्या है, इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे आपका प्लेन उड़ता है ना, अब प्लेन जो पायलट उड़ा रहा है उसको रास्ता थोड़ा दिखता है, वो तो इस ऊंचाई में उड़ता है कि नीचे पूरे बादल दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि बादल की ऊंचाई से उसे उड़ाया जाता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, जो पायलट साहब जो प्लेन उड़ा रहे होते हैं वो निर्भर होते हैं अपने ग्राउंड स्टाफ पे, यानी कि ग्राउंड स्टाफ उन्हें बता रहा होता है कि आप इस अक्षांश या इस देशांतर पे आप अपना प्लेन उड़ा सकते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड कहते हैं उसे इंग्लिश में, और ये भी बताते हैं कि ये लैटिट्यूड में कोई और प्लेन नहीं है, आप इस लैटिट्यूड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यही सिद्धांत आपका जाता है अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में भी क्या है, जैसे ये अलग अलग ऑर्बिट्स हैं इस तरह से, अब मानते हैं ये ऑर्बिट है, यहाँ पर कोई हमने उपग्रह छोड़ना है, परंतु हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर तो डेब्रिस आ गया है, तो ये डेब्रिस क्या करेगा, इस ऑर्बिट में अगर घूम रहा है तो ये ऑर्बिट हमारा क्या हो गया, ये वाला रास्ता अब हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो इस तरह से एक जो अच्छा खासा रास्ता जिसमें हम अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं उस रास्ते को, जिसे हम टेक्निकली ऑर्बिट कहेंगे अंतरिक्ष के उपलक्ष्य में, तो वो अब ऑर्बिट का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, डेब्रिस की वजह से। तो ये बात इसमें बताई गई है। आगे देखते हैं, मोर सैटेलाइट लॉन्चेस बाय वेरियस कंट्रीज। अब देखिए यहाँ पर आप मैप देख रहे होंगे, ये हमारे एक वैश्विक मैप आपको दिख रहा है वर्ल्ड वाइड, और आजकल तो हर देश इतना सक्षम है, उसकी तकनीक इतनी सक्षम हो चुकी है कि वो अपना उपग्रह लॉन्च कर सकता है, यानी कि अपना एक जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च कर सकता है। तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं अब जितने सैटेलाइट लॉन्च होंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि जब आप सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं रॉकेट के माध्यम से, तो रॉकेट कितना सक्षम है या सैटेलाइट कितनी सक्षम है कि वो 100% रिजल्ट देगी, यानी कि रॉकेट भी 100% सक्षम नहीं होता है सफलता के लिए, और सैटेलाइट भी आपकी 100% सक्षम नहीं होती है सफलता के लिए। यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है, संभावना क्या आ रही है कि कुछ ना कुछ तो फेल होगा। अब जब सभी देश रॉकेट के माध्यम से सैटेलाइट पहुंचाएंगे तो कितना डेब्रिस बढ़ेगा, ठीक है, तो ये भी एक चिंता का विषय है। आगे देखते हैं, अब जैसे कि एक उदाहरण है फैक्ट्स इसी से, कि आप देखेंगे 2013 में 210 जो हैं वो प्रक्षेपण किए गए, यानी कि लॉन्चेस किए गए। वही हम प्रक्षेपण 2019 में देखेंगे 600 हो गया। ये देखिए 210 से कहां हो गया 600, मात्र 6 वर्षों में।
फिर हम देखेंगे लगभग एक वर्ष बाद ये 1200 हो गया, यानी कि 2019 में 600 था, अब 2020 में एक ही वर्ष में 1200 हो गया लॉन्चिंग। प्रक्षेपण कितना हो गया? दुगना हो गया। और वही आप 2022 देखिए, 2 वर्षों बाद कहाँ 1200 था, अब ये 2400 पहुंच गया, ये भी दुगना हो गया। तो आज जो पिछले साल का जो डेटा हमें मिलता है 2022 का, उसमें हमें पता चलता है कि 2470 प्रक्षेपण हुए थे, यानी कि लॉन्चिंग हुई थी। अब आप समझ सकते हैं, अब इसका थोड़ी ना कि 2470 प्रक्षेपण हुए तो 2470 के 70 सफल प्रक्षेपण हुए होंगे, तो यहां से डेब्रिस भी तो बढ़ता है, ठीक है। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन देखेंगे, भू राजनीतिक तनाव भी होता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक तरफ यूएसए एक तरफ चाइना, और ये पृथ्वी को पकड़ के। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक होड़ जैसी लगी रहती है, होड़ मतलब कि मैं तकनीक में आगे बढ़ जाऊं, मैं तकनीक में आगे बढ़ जाऊं। तो इसीलिए हमें दिख रहा है कि जितने वर्ष हम आगे आते जा रहे हैं, 2022 में आपने देखा लगभग 2400 लॉन्चिंग कर दी गई है। और उसकी वजह से क्या होता है, अब मैंने अभी बताया आपको, डेब्रिस की वजह से जो कक्ष होते हैं वो घिर रहे हैं, ठीक है, वो घिर रहे हैं, ठीक है, मानते हैं ये कक्ष है यानी कि ऑर्बिट है, ये यहाँ पर इसमें यूएसए है, ठीक है। अब यूएसए का अपना सैटेलाइट इसमें चल रहा है, और ऑलरेडी मैं कह रहा हूँ किसी एक देश का और चल रहा है, ठीक है, आपस में कोलैबोरेशन करके उसका एक तकनीकी द्वारा एक सेट कर रखा है कि वो आपस में टकराएंगे नहीं, ठीक है। परंतु अब यहाँ पर मानते हैं एक और ये ऑर्बिट है, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई डेब्रिस है, डेब्रिस मतलब मलबा जो चल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, अब ये तो स्लॉट घिर गया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये स्लॉट बचा हुआ है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो दुनिया है वो आपस में जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी अपनाएगी, यानी कि हो सकता है कि बहुत सारे जो देश है वो एक साथ हो जाएं कि भैया हम एक ही ऑर्बिट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी एक जरिया बनेगा एक होने का, या अलग होने का भी ये जरिया बन सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर एक होने का ये जरिया बन रहा है तो यही मुद्दा आपका अलग होने का भी बन सकता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये एक जियोपॉलिटिकल टेंशन भी ला सकता है भविष्य में, ठीक है। अब जितनी हमने कुछ चुनौतियां देखी हैं, कुछ खतरा देखा है, अब हम देखते हैं इससे निपटा कैसे जाए, अंतरिक्ष मलबे से निपटने की पहल, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो हमें जो हम देखने वाले हैं इसमें आपको एक राष्ट्रीय यानी कि नेशन वाइज भी आपको दिखेगा, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हम यानी कि इंटरनेशनल वाइज भी हम देखेंगे। तो शुरुआत हमेशा हम मेंस राइटिंग में भारत को लेते हुए करते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर से हम शुरुआत करेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे, भारत की बात करेंगे तो इसरो है, उसने 2022 में एक तंत्र बनाया, वो तंत्र है आपका इस फॉर, ये आपको दिख रहा होगा, इस फॉर ओएम, ये आपको जितेंद्र जी दिख रहे होंगे, तो इन्होंने ये लॉन्च किया था इस फॉर ओएम। इसको लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, इस छोटा सा 4 ओएम। ये एक तंत्र बनाया गया था जिसका काम था ये मॉनिटर करेगा, मॉनिटर करेगा, यानी कि देखेगा, रियल टाइम सिनेरियो देखेगा, मॉनिटर करेगा कि वो जो डेब्रिस है वो कहाँ कहाँ पर है, और उसके आधार पे ये कैलकुलेशन करेगा और ये अंदाजा निकालेगा कि ये इसका ऑर्बिट है, मतलब ये डेब्रिस जो है यहाँ तक आ सकता है। इसीलिए ये अपनी जो इंफॉर्मेशन लेगा उसको अपने तक ही सीमित नहीं रखेगा, पूरे वैश्विक स्तर पे देगा, जिससे कि ऑल जो सैटेलाइट्स हैं उनका नुकसान ना हो। क्योंकि देखिए, सैटेलाइट किसी भी देश की हो, अगर डेब्रिस बनता है, मलबा बनता है, तो उसमें सभी देशों का नुकसान है, क्योंकि ये मुद्दा एक देश का नहीं है, ये मुद्दा एक वैश्विक मुद्दा है, इसलिए इसमें मिलकर चलना होगा। तो ये आपने याद रखना है, ये इस फॉर ओएम, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि इस फॉर ओएम क्या किससे संबंधित है, ये तो ये है स्पेस डेब्रिस से संबंधित, ठीक है। तो ये बात आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं इसरो ने और क्या किया है। इसरो ने बनाया है एक नेत्र प्रोजेक्ट, ये आप देख रहे होंगे नेत्र प्रोजेक्ट, यहाँ पर आप देख रहे होंगे काफी कूड़ा दिख रहा होगा आपको। कूड़ा से मेरा मतलब है जो फेल हो गया है उपकरण, चाहे वो रॉकेट है चाहे वो सैटेलाइट है, ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेत्र एक प्रोजेक्ट नेत्र है, वो क्या करेगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम करेगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम मतलब जैसे कि आपका एक सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी, वो उसका भी काम क्या है कि वो मॉनिटरिंग करेगा, और आपने कोई रॉकेट लॉन्च किया है, आप एक सैटेलाइट में है, और ऑलरेडी अगर आप किसी डेब्रिस के करीब होंगे या कोई डेब्रिस आपके पास आ रहा होगा, मलबा आपके पास हो रहा होगा, तो पहले ही आपको अलार्म कर देगा, ठीक है। तो ये भी है, तो ये भी पहल किसकी है, नेत्र की। और नेत्र किसका है, इसरो द्वारा है, और इसरो किसका है, भारत का। तो देख रहे होंगे आप, भारत इसमें काफी कुछ कर रहा है। अब हम एक वैश्विक स्तर पे देख लेते हैं। यहाँ पर आप दिखेंगे IADC देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी, और इसमें आप देख रहे होंगे इसरो भी इसका सदस्य है, यानी कि जितने भी देश होते हैं उनका जो एक स्पेस संबंधित जो संस्थान होता है वो इसका भाग होता है, यानी कि यहाँ पर एक वैश्विक स्तर पर सब काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो IADC है, इसको जो इसने क्या है, पहले हम देखेंगे IADCA की स्थापना कब हुई है, 1993 में हुई है, ठीक है। और ये क्या करता है, कहीं ना कहीं ये जो इशू है स्पेस डेब्रिस वाला, ये जो मुद्दा है, ठीक है, इस पे ये काम कर रहा है, इसको ये एड्रेस कर रहा है, मतलब वो सभी देशों से कह रहा है कि आप अपने अपने जगह पे कुछ ना कुछ
प्रयत्न करिए, इसीलिए हमें दिख रहा है भारत इतने प्रयत्न कर रहा हो, भारत ही नहीं अन्य देश भी कर रहे हैं, परंतु हमारी मीन्स राइटिंग में तो हम भारत को ही लेंगे, ठीक है। और वैसे ही हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें, अब वो चुप थोड़ा रहेगा, क्योंकि उसका तो काम ही है, जब वो बनाया गया था कि भैया वैश्विक स्तर पर शांति बनी रहे, तो ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन आ सकती है इसकी वजह से, तो कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र चुप नहीं बैठेगा। तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र क्या बना, उसने क्या संस्थान बनाया है, कॉपुस। अब कॉपुस का फुल फॉर्म क्या है, कमिटी ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस, ठीक है। ये कमेटी बनाई गई है, ठीक है। इसमें गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं, क्योंकि यूएन ज्यादातर क्या करता है, संयुक्त राष्ट्र गाइडलाइंस बनाता है। गाइडलाइंस मतलब जिसे हम एक तरह के नियम कह सकते हैं कि वो नियम आपने पूरे करने हैं, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट बना देगा ये, और हर देश को उसमें हस्ताक्षर करने होंगे, ठीक है। जैसे यूएन ने एनएसजी बनाया है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, कि आप यूरेनियम का जो इस्तेमाल है वो 235 में नहीं करेंगे, यानी कि उसको रिफाइन करके बम नहीं बनाएंगे। यूरेनियम 238 का इस्तेमाल करिए, यानी बिजली बनाइए, बम मत बनाइए। तो इस तरह से नियम बनाता है कौन, यूएन, ठीक है। तो यहाँ पर भी नियम है कि किस तरह से आपका क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या पैमाने होने चाहिए आपके सैटेलाइट लॉन्चिंग के, या रॉकेट किस क्वालिटी का होना चाहिए। तो इस तरह से जिससे कि कम से कम डेब्रिस बने, ठीक है, क्योंकि 100% सक्सेस तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, परंतु कम से कम हम जो डैमेज होता है उसको कम करवा सकते हैं। वैसे ही हम यूरोपियन स्पेस एजेंसी को देख सकते हैं, ठीक है। इनने एक प्रोग्राम चलाया है कि जब क्लीन स्पेस इनिशिएटिव, यानी कि जो डेब्रिस हो गए हैं, अब वो डेब्रिस को कम तो करें, यानी कि उसको कुछ प्रक्रिया से क्या करें, डेब्रिस को स्पेस से हटाया तो जाए, या उसे एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, ठीक है। जो कूड़ा हो चुका है उस कूड़े को इकट्ठा किया जाए एक जगह, जिससे कि जो ऑर्बिट्स हैं वो खाली हो पाए, और जो हमारी जो उपग्रह चल रहे हैं वो सुरक्षित रहे, ठीक है। आगे देखेंगे, अब जो यूएन है, जो संयुक्त राष्ट्र, मैंने कहा वो तो एग्रीमेंट बनाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। तो इस तरह से यूएन ने पूरे 5 एग्रीमेंट बना रखे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, जैसे आउटर स्पेस स्पेस ट्रीटी, रेस्क्यू एग्रीमेंट 1968 का, लायबिलिटी कन्वेंशन 1972 की, द रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1976 का, द मून एग्रीमेंट 1979 का। तो देखिए, भारत के उपलक्ष्य में अगर मैं बोलूं, भारत ने 1, 2, 3, 4 को रेटिफाई कर रखा है, परंतु इसको भारत ने अभी रेटिफाई नहीं कर रखा। अब ये सर रेटिफाई मतलब क्या होता है वो मैं बताऊंगा, पहले ये देख लीजिए। इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू ऑल 5 ऑफ दिस ट्रीटीज, यानी कि भारत ने हस्ताक्षर 5 में कर रखे, ये 5 में कर रखे, ये बात आपने याद रखनी है। परंतु भारत ने रेटिफाई सिर्फ 4 ही को कर रखा, 1, 2, 3, 4, के इसको हटा देते हैं, 4 ही को इन्होंने रेटिफाई कर रखा। किसने, भारत ने। जो मून एग्रीमेंट है, ये जो आखिरी वाला, इसको भारत ने रेटिफाई नहीं कर रखा, हस्ताक्षर सब में कर रखा है, रेटिफाई नहीं कर रखा। प्रश्न है सर ये सिग्नेचर क्या होता है और रेटिफाई क्या होता है। देखिए, ऐसा होता है जब भी हम किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाते हैं तो भारत का प्रतिनिधित्व तो ज्यादातर हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, कहते हो ज्यादातर प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है वास्तविक जो मुखिया है भारत के वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री आपको पता है वो एक प्रधानमंत्री के रूप से जाते हैं, जहां पीछे मंत्री लग गया वो एक कार्यकारिणी का हिस्सा बन गया, ठीक है। तो जब वो हस्ताक्षर करते हैं, जैसे वो फॉरेन में गए, संयुक्त राष्ट्र की बैठक हुई है, मानते हैं किसी भी देश में, यूएसए में हुई है मान लेते हैं, वहां उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए 5 एग्रीमेंट में, ठीक है, हम तैयार हैं। अब ये हस्ताक्षर करने से कोई बात नहीं बनेगी, ये बनेगी जब तक भारत का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संस्थान है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संस्थान कौन सा है, संसद, जब तक ये संसद में पारित नहीं होगा तब तक वो रेटिफाई नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हमेशा विधायिका का ज्यादा वर्चस्व होता है कार्यपालिका से, क्योंकि लोगों ने किसको चुना है, सांसद को चुना है। तो लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, सांसद, यानी कि सांसद ने अगर इसे परमिशन दे दिया है, बहुमत दे दिया है, तो वो ये माना जाता है कि लोगों ने बहुमत दे दिया। तो इसीलिए जो ऊपर के 4 हैं वो संसद में पारित करा दिया गया है साधारण बहुमत से, परंतु अभी भी क्या है, जो हमारा मून एग्रीमेंट है वो संसद में पारित नहीं हुआ है। तो इसीलिए सिग्नेचर तो हुए हैं, यानी कि प्रधानमंत्री जी ने सिग्नेचर तो किए हैं, परंतु ये भी रेटिफाई नहीं हुआ, यानी कि संसद से पारित नहीं हुआ है। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखेंगे, आगे अब रास्ता देखते हैं। देखिए पहले पिक्चर देखिए, पिक्चर में क्या होता है, ये आपकी जिंदगी होती है। जिंदगी में सबके पास रास्ते हैं, बहुत रास्ते हैं आगे बढ़ने के, अलग अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग राय देंगे, परंतु देखिए हर रास्ते में 2 चीजें तो होंगी, यानी कि एक आपका लॉस होगा, एक प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ हानि तो होगी। परंतु समझदारी ये कहती है जहां पर लाभ ज्यादा हो और हानि कम हो, हमने वो रास्ता पकड़ना चाहिए। इसलिए रेड रास्ता क्या दिख रहा है, जहां पर जो लाभ होगा वो ज्यादा होगा, हानि कम होगी, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे जो वे फॉरवर्ड है वो क्या है कि कहीं ना कहीं जैसे ट्रैक और मॉनिटरिंग की जाए स्पेस डेब्रिस की, जैसे कि हम देख रहे थे, अभी हमने पढ़ा था कि जैसे भारत का जो नेत्र प्रोजेक्ट है उसमें हम देख रहे हैं एक अलार्मिंग बना रहे हैं, मतलब पहले ही अलार्म कर दिया जाएगा कि आप जिस कक्ष का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर हो सकता है, कक्ष मतलब जो रास्ता है, जो ऑर्बिट है, वहां पर हो सकता है आप डेब्रिस से टकरा जाए। तो इस तरह का करना चाहिए जिससे कि जो रिस्क है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, रिस्क जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जो सैटेलाइट बनाई जाती है इसमें बहुत पैसा लगता है, करोड़ों में पैसा लगता है,
और वो जनता का ही तो पैसा होता है। अगर वो डूब जाता है, कुछ हो जाता है, तो किसको नुकसान हुआ? जनता को भी तो नुकसान हुआ। आगे देखते हैं, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल्स होनी चाहिए। जैसे व्हीकल्स होते हैं ना जो आपके सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, जैसे PSLV, GSLV, मार्क 3, मार्क 4, तो ऐसे आपके ये जो रॉकेट्स होने चाहिए कि इनका रीयूजेबल हो जाए, मतलब ये एक जगह जाए, सैटेलाइट को छोड़े, फिर वापस आ जाए, कुछ इस तरह की तकनीक होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये बताया गया है इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्यूरेबल होनी चाहिए। ड्यूरेबल मतलब जो लंबे समय तक चले, ऐसा नहीं कि उनका जो मटेरियल है वो इतना बुरा है ना, इफ इन केस कोई फेलियर होता है, कोई नीचे गिरता भी है, कोई समुद्र में गिर रहा है, कहीं गिर रहा है, मतलब उसको हम लेके कहीं ना कहीं उसका दोबारा से यूज कर पाए। तो इस तरह के हमारे डेब्रिस, तो इससे क्या होगा, हमारा डेब्रिस बचेगा। ठीक है, डेब्रिस होने की संभावना कम हो जाएंगी। तो इस तरह से आप कुछ इसके समाधान दे सकते हैं, राइट। तो आइए अब बात करते हैं हम कि जो आपके प्रीमियम लेक्चर्स हैं TO और ATO के, ये पूरे के पूरे आपका सिलेबस कवर किया जाएगा। ये मात्र आपको पड़ेगा 2999 का, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्ले स्टोर में आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी बहुत बेहतर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे TO और ATO के 3 पेपर हैं। तीनों के लिए हमने इंडिविजुअली टेस्ट सीरीज रखी है, जो मात्र आपको 2999 की पड़ेगी। और अगर आप तीनों टेस्ट सीरीज को साथ लेना चाहते हैं तो वो मात्र 7999 की पड़ेगी। बट इसमें आपको तीनों टेस्ट सीरीज ही नहीं मिलेगी, इसमें आपको जो गवर्नमेंट अकाउंट जो चैप्टर 1 to 8 है उसका डिस्कशन मिलता है, वो भी लेटेस्ट एडिशन से, जो एडिशन 5th है, राइट। और यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, जिसमें आपको बाइलिंगुअल पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ, राइट। और पर्सनली आई रिकमेंड कि आपने 7999 वाला प्लान लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको मिल जाता है, बंडल मिल जाता है पूरा सब कुछ। ठीक है, और यहाँ पर ये भी ऑप्शन आपके कि आप अगर टेस्ट सीरीज नहीं लेना चाहते हैं, केवल प्रीमियम लेक्चर लेना चाहते हैं और केवल स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, तो मात्र आपको 2999 का पड़ेगा। ठीक है, जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। और देखिए, ये जो मेंस राइटिंग होती है वो एक स्किल होता है, और स्किल कैसे डेवलप होता है, जब आप रेपिटेशन करते हैं, बार बार लिखते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, ये हमारे स्टूडेंट है मोहित राठी जी, उनकी कॉपी है। देखिए, इस तरह का फॉर्मेट हम इस्तेमाल करते हैं। फ्रंट पेज पे हम पूरे मार्क दे देते हैं, ठीक है, और इस तरह से मार्किंग होती है। उसके बाद आपका मार्क्स हम डिसाइड करते हैं, मार्क्स देते हैं आपको हमारी टीम। और उसके बाद ये देखिए, आज इनका सिलेक्शन देखिए हमारी टीम के हर अनुसार इनके 70% है, आसपास 70% है, राइट। तो इनका आज सिलेक्शन हो चुका है 70% में, राइट। और इस तरह से देखिए ये मार्किंग की जाती है, कहाँ कहाँ गलती की है। और ये देखिए कॉपी चेकिंग, देखिए बिल्कुल एकदम एक एक वर्ड को देखा जाता है, कहाँ पर गलती है, क्या गलती है, और बिल्कुल नोट किए जाते हैं। ठीक है, जिससे कि आप बेहतर कर पाए। और ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जिसमें हम डेली अपडेट्स देते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं फॉर योर एग्जाम रिलेवेंट, और जिससे कि आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को अपडेट रख सकते हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। यहीं से अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।